किसी गांव में एक बूढ़ा सौदागर अपने जवान पुत्र के साथ में रहता था। उस सौदागर के पास में दो अच्छी नस्ल के घोड़े थे। उसके पुत्र का नाम था अर्जुन। उस सौदागर ने सोचा कि मेरे जो ये दो घोड़े हैं ये बहुत अच्छी पैसों में बिक सकते हैं, और इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, यात्रा कर नहीं सकता, और हमारे पास में जो ये दो घोड़े हैं ये बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। इनको ले जा करके तुम किसी ऐसे राज्य में बेचना जहां से इनकी इनका अच्छा दाम मिल सके। अब अर्जुन ने भी सोचा कि ये तो अच्छा मौका है कि मुझे नई नई जगह घूमने को मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा, नई जगह देखने को मिलेगा और नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप जैसा कहते हैं मैं घोड़ों को किसी अच्छे राज्य में जाकर के बेच दूंगा। और ऐसा कह करके वो घोड़ों को लेकर के चल दिया। तो उसके पिता ने रोका और कहा कि अर्जुन सुनो, किसी भी राज्य में जाना, बस पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना। पुत्र ने पूछा कि क्यों? तो सौदागर ने कहा कि पश्चिम दिशा में एक गांव है जो ठगों का गांव कहलाता है, वहां मत जाना। बेटे ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाना? तो सौदागर ने कहा कि बेटा, वहां पर मैंने एक ऐसी पूंजी खोई है जिसका कि आज तक मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें याद होगा कि तुम जब छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेला करते थे। जब वो बड़ा हो गया था तो मैं उसको व्यापार सिखाने के उद्देश्य से अपने साथ ले गया था और उस ठगों के गांव में पहुंच गया। मैं शाम को वहां पहुंचा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो उस गांव में शाम को रुकने के लिए, रात को रुकने के लिए मैंने एक सराय खोजी, और रात को हम बाप बेटों ने रात उसी सराय में बिताई। सुबह जब हम वहां से चलने लगे और उस सराय वाले का पैसा किराया जो था वो देने लगे, तो इतनी देर में उसका भाई रोता हुआ आया और उसने बड़ी जोर जोर से रो रो के कहने शुरू कर दिया कि इस सौदागर की वजह से अभी अभी उसकी पत्नी से उसका नवजात शिशु जो हुआ था वो मर गया है। सराय वाले ने पूछा कि कैसे? तो उसके भाई ने बताया कि जो ये रात शाम को आए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे और ये बहुत जोर जोर से सांसें ले रहे थे, और सराय की दरवाजे पर एक मक्खी उड़ रही थी, और इनकी सांसों के धक्के से वो मक्खी उड़ती हुई मेरी पत्नी की नाक के अंदर घुस गई, जिसके कारण उसको बहुत तेज तेज छींकें आई, और छींकने के कारण ही वो बच्चा होते ही खत्म हो गया। तो मेरा बेटा जो है इस सौदागर की वजह से मरा है। अब कुछ भी हो, मुझे तो इससे बदला लेना है। इतनी जोर जोर से हल्ला मचाने लगा, इतनी जोर जोर से रोने लगा कि सारा गांव इकट्ठा हो गया। सब लोगों ने उस सराय वाले का जो भाई था उसका पक्ष लेना शुरू किया और सौदागर पर दबाव बना दिया कि तुम्हारी ही वजह से इसकी पत्नी का जो बच्चा था, इसका बेटा जो था, वो मरा है। अब हम तो बदला लिए बिना मानेंगे नहीं, क्योंकि तुमने इसके बेटे को मारा है तो तुम्हें भी अपना बेटा यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। और जबरदस्ती उसने तुम्हारे बड़े भाई को अपने पास ही रोक लिया, और मुझे तुम्हारे भाई को न चाहते हुए भी वहाँ छोड़ना पड़ा मजबूरी में। तो आज तक वो वहाँ से वापस नहीं आ पाया है, उन्हीं लोगों की गुलामी कर रहा है। तो बेटा, मेरा कहना ये है कि ठगों के गांव में बिल्कुल मत जाना, वो पश्चिम दिशा में पड़ता है, पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना। बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, आपने जो कहा वैसा ही मैं करूँगा, नहीं जाऊँगा। और पिता ने कहा कि तुम्हारे बेटे के, तुम्हारे भाई के
जो कलाई थी उस पर एक निशान था जो चंद्रमा के आकार का था। वो आज भी उसके कलाई पर होगा, क्योंकि वो गर्भावस्था से ही पैदाइशी था। ऐसा कह करके और ऐसा विश्वास दिला करके सौदागर का बेटा तो उन दोनों घोड़ों को लेकर के चल दिया। चलते चलते वो नदी के किनारे आया और वहां उसने देखा कि नाविक के पास में उसकी छोटी नाव थी। नाविक से जब उसने नदी पार करने के लिए कहा तो नाविक बोला कि मेरी नाव तो बहुत छोटी है, मैं इसमें आप दोनों को, आपको और आपके घोड़ों को नदी पार नहीं करवा सकता। इसके लिए आप थोड़ा सा पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो नाविक हैं उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी नावें हैं और वो आसानी से तुम्हारे घोड़ों को और तुमको नदी पार करवा देंगे। तो अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, ये भी ठीक है, चलो थोड़ी सी दूर चलते हैं और वहाँ बड़ी नावें मिल जाएंगी, उससे हम नदी पार कर लेंगे। और वो ये सोच करके पश्चिम की दिशा पर चल दिया। अब कहते ना, होनी तो बड़ी बलवान होती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या ख्याल आया और वो सोचने लगा कि जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ, पश्चिम दिशा की तरफ चल ही पड़ा हूँ, तो मैं ठगों के गांव में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन उधर से होते हुए निकलता हूँ, देखता हूँ कि ठगों का गांव है तो कैसा है। और ये सोच करके वो उन पश्चिम की दिशा की तरफ बढ़ता चला गया। चलते चलते शाम हो गई और इतनी देर में बहुत तेज का आंधी तूफान शुरू हो गया और वो अपने दोनों घोड़ों के साथ में एक पहाड़ पर पहुंचा और पहाड़ पर से खड़ा होकर के वो नीचे देखने लगा। अब तक थोड़ा तूफान कम हो चुका था और नीचे ठगों का गांव था। ऊपर से वो देख रहा था। इतनी देर में क्या हुआ कि जिस पत्थर पर वो खड़ा था वो पत्थर हिला और सरक करके नीचे लुढ़क गया और पत्थर के लुढ़कने के साथ ही जो अर्जुन था वो भी पहाड़ पर से लुढ़कता हुआ उस ठगों के गांव के नीचे आ पड़ा, ठगों के गांव में आ पड़ा और साथ ही उसके दोनों घोड़े भी उस ठगों के गांव में गिर पड़े। अब जब वो गिरा तो उसके नीचे एक मेंढक दब गया और दबकर मर गया। वो फटाफट से उठा और उसने अपने कपड़े वपड़े झाड़े। तो इतनी देर में उसने देखा, जब खड़ा हुआ तो देखा कि एक आदमी जो बूढ़ा सा था वो उसको घूरते हुए आ रहा था। आकर के उसने कहा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो अर्जुन ने कहा नहीं, चोट तो नहीं लगी, थोड़ी सी चोट लगी है, ज़्यादा तो नहीं लगी। अचानक उसने उस मेढक को देखते हुए कहा कि ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा पुत्र मार दिया। इस मेढक को तो मैं अपना पुत्र मानता हूँ और तुमने अपने नीचे दबा करके इसको मार दिया। और वो बहुत तेज तेज रोने लगा, बहुत जोर जोर से चीखने लगा कि इसने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अब इतनी देर में गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। अब सब कहने लगे कि ये तुमने क्या किया? ये बुजुर्ग व्यक्ति तो इसी मेढक को अपना पुत्र मानते थे जो तुमने अपने नीचे दबा कर मार दिया। अब तो तुम्हें कुछ ना कुछ इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब अर्जुन कहने लगा कि इस मेढक के बदले क्या भुगतान करना है? मेढक भी कहीं किसी का पुत्र हो सकता है। उसने कहा भाई तुम मानो या ना मानो, पर हम जानते हैं कि ये बुजुर्ग तो इसी मेढक को अपना पुत्र मानते थे। तुम्हें इसके बदले में अपना घोड़ा देना पड़ेगा। अब अर्जुन को बड़ी गुस्सा आ गई कि कहाँ मेढक और कहाँ मेरा इतना बढ़िया घोड़ा, क्या पागल तो नहीं हो गए? लेकिन इतने सारे गांव वाले और वो अकेला। लोगों ने उसको धमकाना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया और उससे एक घोड़ा छीन लिया कि इसके पुत्र के बदले में तुमको एक घोड़ा देना पड़ेगा। और मन मार करके अर्जुन को अपना घोड़ा उस बूढ़े व्यक्ति को देना पड़ा। वहां से वो अपना दूसरा बचा हुआ घोड़ा लेकर के आगे चल दिया। अब क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और जब एक मकान के सामने रुका जा करके,
दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें से एक आँख का व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका था वो निकला और कहने लगा, कहो भाई, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए? तो उसने कहा, बाबा मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को मिलेगा? तो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ पानी मिल सकता है। और ये कह करके उसने उस अर्जुन को पानी पिला दिया। अर्जुन ने पानी पिया तो उसे बड़ी तृप्ति सी महसूस हुई, थोड़ी थकान कम हुई। और बूढ़े व्यक्ति ने बातों बातों में प्यार से पूछने लगा, भाई तुम कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, क्या करने आए हो? तो अर्जुन ने सारी बात बताई कि मैं उस गांव से आया हूँ, व्यापार करने आया था, मेरे पास 2 घोड़े थे, ऐसे ऐसे एक घोड़ा जो है किसी ने अपने मेंढक के बदले में मुझसे छीन लिया। तो वो बुढ़ा अचानक उसकी कलाई पकड़ के कहने लगा, अरे तो बड़ा अच्छा हुआ तुम तो आ गए यहाँ पर, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पिता भी एक बार आए थे यहाँ पर और व्यापार करने के लिए आए थे। उस समय मुझे 200 अशर्फियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने उनसे 200 अशर्फियाँ मांगी थी और उन्होंने मुझे 200 अशर्फियाँ देने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं 200 अशर्फियाँ तभी दूंगा जब तुम अपनी एक आँख मुझे दे दोगे। और मुझे मजबूरन अपनी एक आँख तुम्हारे पिता को देनी पड़ी थी। और वो ये कह के गए थे कि 1 साल के बाद में वो इसी गांव में आएंगे और मेरी आँख दे जाएंगे और अपनी अशर्फियाँ ले जाएंगे। पर आज 20 साल हो गए, ना तो वो अब मेरी आँख देने आए, ना अपनी अशर्फियाँ लेने आए। अरे ये तुम अच्छे आ गए यहाँ पर, भाई तुम्हारे ही तो पिता थे और पिता का कर्ज तो बेटे को देना ही पड़ता है। तो तुम 200 अशर्फियाँ ले जाओ, लेकिन मेरी आँख मुझे दे जाओ। अब उसको लगा कि ये क्या, मतलब मैं कहीं दूसरी मुसीबत में फंस रहा हूँ। अब वो बड़ा परेशान, तो कहने लगा कि भाई मुझे तो नहीं पता, मेरे पिता ने तो मुझे नहीं बताया, कि तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन बात तो यही थी। और वो इतनी जोर जोर से झगड़ा बढ़ाने लगा कि लोग इकट्ठे हो गए और सब ने उसी काने व्यक्ति का साथ देना शुरू किया। तो उसने कहा कि मैं क्या, इसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, कि या तो तुम अपनी एक आंख दे दो या अपना एक घोड़ा दे दो। अब अर्जुन बड़ा परेशान, यहाँ तो फिर मैं फंस गया। और वहाँ पर भी उसको अपना एक घोड़ा छोड़ना पड़ा और घोड़ा छोड़ करके वो आगे बढ़ गया। बहुत दुखी था, बहुत दुखी था कि मैं तो यहाँ आकर के पछताया, पिता ने मना किया था कि नहीं जाना, फिर भी मैं आ गया। और वो इसी तरह से परेशान होकर के और बहुत ज़्यादा थका हुआ था, एक पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के नीचे लेट गया, उसको थोड़ा सा नींद आ गई और वो वहाँ पर थोड़ी देर ही सोया। उसके बाद उसको जब नींद खुली तो उसने देखा कि एक सेब के पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जो शतरंज खेल रहे थे। उसने कहा कि इन लोगों से मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं ये, बात करके देखता हूँ। और वो उठ करके उन शतरंज खेलने वाले दोनों के खिलाड़ियों के पास में आया, कहने लगा, भाई क्या कर रहे हो? कि हम खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, तुम भी खेलोगे? तो उसने कहा, यदि आप चाहेंगे तो खेल लेंगे। उसने सोचा कि मन बहलाने के लिए खेल लेता हूँ। तो जो शतरंज खेलने वाले लोग थे वो कहने लगे कि भाई तुम शतरंज तो खेल रहे हो, यदि हार जाओ या हम हार जाएं, हम हार गए तो जो तुम मांगोगे वो हमको देना पड़ेगा, और तुम हार गए तो हम जो मांगेंगे वो तुमको देना पड़ेगा। और वो ये बात जो कह रहे थे, ये सेब के पेड़ को देख करके कह रहे थे जिस पर कि सेब लदे हुए थे। अब अर्जुन ने क्या सोचा कि शायद ये सेब तोड़ने की बात कर रहे होंगे, तो वो तो मैं तोड़ के ला ही दूंगा। तो उसने अर्जुन ने उनकी बात को मान ली कि ठीक है, यदि मैं हार गया तो जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा और जो मैं कहूँगा वो तुम करना। दुर्भाग्यवश अर्जुन शतरंज में हार गया। तो वो जो 2 खिलाड़ी थे वो कहने लगे कि जो जीता था उसमें से, वो कहने लगा कि भाई अब तुम हार गए हो तो मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। उसने कहा, कहिए, ये कौन बड़ी बात है, सेब तो मैं अभी तुरंत ला के तोड़ दूंगा, ला के दे दूंगा। उसने कहा कि सेब नहीं। तो उसने कहा और क्या, कि देखो वो जो समुद्र है ना, उसको, उसके पानी को खाली करना पड़ेगा तुमको, हमारी ये शर्त है।
अर्जुन बोला कि समुद्र का पानी खारी को खत्म कौन कर सकता है? समुद्र में से सारा पानी कौन निकाल सकता है? क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये? आज तक ऐसा कोई कर पाया है? समुद्र के पानी को कोई खाली कर पाया है? उसने कहा ये तो संभव नहीं है। तो तुम क्या सोच रहे थे कि हम मतलब ना ऐसी कोई चीज़ मांग लेंगे? यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो 1000 असरफियाँ दे दो हमको। उसने कहा भाई मेरे पास 1000 असरफियाँ भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे गांव में आया हूँ और मेरे पास 2 ऊँट थे, वो भी तुम्हारे गांव वालों ने ठग लिए मुझ पे, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब झगड़ा पड़ने लगा कि चलो राजा के पास चलना है और राजा ही तुम्हारे इस झगड़े का निपटारा करेंगे, तुम्हें असरफियाँ देनी पड़ेंगी क्योंकि तुम शर्त हार चुके हो। अब वो चलने लगा उसके साथ में, तो जैसे ही वो चल रहा था तो एक युवक उसके पास आ गया और कहने लगा भाई क्या बात है, क्या क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? तो अर्जुन ने सोचा कि ये और तीसरा ठग आ गया, अब ये भी ठगेगा, तो उसने उससे कोई बात ही नहीं की। फिर उसने बहुत पूछा भाई बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? बहुत ज़्यादा कहा तो अर्जुन ने उसको अपनी सारी बात बता दी। उस युवक ने उसको एक कोने में ले जा करके कुछ समझाया और कहा जैसा जैसा मैं कहूँ, जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करते जाना। तो उसने कहा ठीक है। और फिर 3 लोग, जो जीता था शतरंज में वो, अर्जुन जो हारा था, और जो नवयुवक अभी अभी आया था उनके पास में, वो 3 लोग मिल करके राजा के दरबार की तरफ चल दिए। वो युवक और अर्जुन तो साथ साथ आगे आगे चल रहे थे और जो हारा जीता था शतरंज में वो थोड़ा सा पीछे था। अब राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा को सारी बात बताई कि महाराज ऐसे ऐसे इनको शर्त लगी थी और इन्हें ये शतरंज में हार गए और इनको अब असरफियाँ देनी है या फिर समुद्र का पानी खाली करना है। तो राजा ने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल सही, इनको समुद्र का पानी खाली करना पड़ेगा शर्त के अनुसार। तो अर्जुन बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज, पहली जो मेरे साथ घटना हुई थी तो उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया गया। क्या घटना घटनी थी कि इनके साथ में इनका एक पुत्र था जो मेरे कूद ऊपर से लुढ़कने के कारण मेरे नीचे आकर के दब गया था, जो कि मेंढक था, और वो मेरे नीचे दबने के कारण मर गया, जिसे ये अपना पुत्र मानते थे और ये अपने पुत्र के बदले में पुत्र ही चाहते थे। तो मेरे पास भी मेरा पुत्र है। और उस अर्जुन ने अपनी जेब में से एक मेंढक निकाला, क्योंकि उसने रास्ते से चुपके से एक मेंढक अपनी जेब में रख लिया था उस युवक के कहने पर। और उसने मेंढक को निकाल के राजा के सामने कहा कि महाराज मैं भी इस मेंढक को अपना पुत्र ही मानता हूँ, क्योंकि इनका पुत्र मेरे लुढ़कने से, मेरे नीचे आने से, मेरे मेरे नीचे दबने से मरा, इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि इनके पुत्र के बदले में इनको पुत्र ही दूँ। तो इस जो मेरे पास में है वो उसे मैं पुत्र मानता हूँ और मैं उस जगह पर रखता हूँ जहाँ इनका पुत्र मरा था, और इनको पहाड़ पर से नीचे लुढ़काया जाए और इसके ये जो मेरा मेंढक है वो इनके नीचे आकर के दब के मर जाएगा, तो इनका वहाँ पर बराबर हो जाएगा। राजा ने कहा बात तो सही है, पुत्र के बदले पुत्र। अब जब पहले वाले को पता पड़ा कि ये तो मतलब बात फिर गई, तो वो चुपचाप से उसका घोड़ा दे करके वहाँ से बिना कुछ तर्क किए चला गया और उसको अपना एक घोड़ा मिल गया। फिर उसने कहा अर्जुन ने कि महाराज मैं दूसरा घोड़ा एक व्यक्ति को दे के आया हूँ जो एक आंख से थे, और उन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक आंख दे दो, जो मेरी आंख तुम्हारे पिता लेके गए थे, पिता का कर्ज तो पुत्र ही को ही चुकाना पड़ता है, मैं उनकी आंख देने को तैयार हूँ। तो उस एक आंख वाले बुजुर्ग को बुलाया राजा ने कि हाँ भाई ये कह रहे हैं कि ये आंख देने के लिए तैयार हैं तुमको। तो उसने कहा हाँ मैं आंख के बदले आंख ले लूँगा और इनका घोड़ा इनको वापस कर दूंगा। तो कहने लगे कि मेरे पिता को, अर्जुन ने कहा कि हाँ ये आपकी बात सही है कि मेरे पिता को आंखें इकट्ठी करने की बहुत शौक है और उनके पास में लोगों के पास
की गिरवी रखी हुई बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारी आंखें हैं, लेकिन मैं कैसे पहचान करूंगा कि तुम्हारी आंख कौन सी है? तो तुम मुझे जो ये तुम्हारी दूसरी आंख है इसको दे दो, तो मैं मिलान कर लूंगा कि कौन सी आंख इससे इसकी इसके अनुसार है। तो मैं दोनों आंखों को जब मिलाऊंगा तो तब छांट करके लेके आऊंगा कि तुम्हारी आंख कौन सी है। तो मुझे एक आंख आप अपनी जो आपकी बची हुई है वो आंख दे दो, और मैं जिससे कि मैं दूसरी आंख भी उसी वो तुम्हारी आंख ही लेके आ सकूं। अब बूढ़ा व्यक्ति सोचने पड़ गया कि इसने तो मुझे मूर्ख बना लिया। अब उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप से उसको उसका घोड़ा दे करके चला गया। अब उसने कहा कि अच्छा, तीसरा जो था जिसने कहा था कि समुद्र को खाली करना है, तो उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं समुद्र को खाली कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जितनी नदियां समुद्र में आ रही हैं इनको पहले उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब पानी खत्म करूंगा, उसका खाली करूंगा, तो नदियां आकर के फिर भरेंगी। इसलिए नदियों को इनको रोकना पड़ेगा और मैं पानी खत्म कर दूंगा। अब वो जो तीसरा शतरंज वाला था जो जीता था, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि वो नदियों को कैसे रोक सकता है। इसलिए वो भी चुपचाप पड़ गया। उसने कहा कि नहीं महाराज, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कोई असरफियाँ नहीं ले रहा इनसे। तो वो चुपचाप से वो भी हो गया। अब युवक वहाँ से तो सारे फैसले हो गए, उसको दोनों घोड़े भी मिल गए, अशर्फियाँ भी नहीं देनी पड़ी, और वो फिर अपने घर की तरफ चलने लगा। तो वो युवक जो उसके साथ था वो कहने लगा कि भाई, तुम इस ठगों के गांव में आए हुए हो, यहाँ पर फिर दोबारा से किसी ठग के चक्कर में ना पड़ जाए, इसलिए मैं तुम्हें गांव की सीमा तक छोड़ के आता हूँ। और वो अर्जुन के साथ में गांव की सीमा तक छोड़ने के लिए चल दिया। अचानक अर्जुन की नज़र जो थी उसकी कलाई पर पड़ी, और उसने देखा जो उसके पिता ने बताया था ना कि तुम्हारे भाई की कलाई पर एक चंद्रमा के आकार का एक निशान है, उस निशान पर उसकी आंख नजर पड़ी। अर्जुन को लगा कि ये तो मेरा भाई है। अचानक उसने उसको गले लगा लिया कि तुम मेरे भाई हो, मेरे पिता यहाँ आए थे और उन इस तरह से घटना हुई थी और वो उनको तुमको छोड़ना पड़ा। और उस युवक को भी ये याद आ गया कि हाँ, ये बात सही है, ये भी मेरा छोटा भाई है। और इस तरह से वो दोनों भाई अपने गांव में आ गए। जब पिता ने देखा कि उसका बेटा वापस आया, सारी बातें सुनी, तो पिता को अपने बेटे को, बड़े बेटे को पा करके बड़ी खुशी हुई। और इस तरह से जान बची और लाखों पाई, लौट के बुद्धू घर को आए। कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को धोखा देते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जहां पर झूठ का ही बोलबाला है। कोई सच्चा व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके साथ में जितने भी झूठे हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और सच का साथ देने वाले कम ही होते हैं। सच का साथ देने के लिए लोग कम आते हैं, और झूठ को पनाह देने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं भी कोई गलत काम होता है तो गलत काम के जो पक्षधर हैं वो जल्दी एकता बना लेते हैं, जबकि सच्चाई पर चलने वाले आपस में एकता नहीं बना पाते। तो मेरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि सच्चाई का साथ देना चाहिए झूठ को हराने के लिए। जैसे कि उस युवक ने अपने भाई का साथ दिया, ये उसे नहीं पता था कि ये मेरा भाई है, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई का साथ अनजाने में ही दिया, क्योंकि वो इतने दिनों से वहाँ उस गांव में रह रहा था, तो उसे उस गांव के तौर तरीके सब पता पड़ गया था कि कैसे ये लोग ठगते हैं और इनकी ठगाई से कैसे बचा जा सकता है। सब कुछ उसको पता पड़ गया था, और उसने अपने भाई को उनके ठगों के चंगुल से निकाला था। मेरे कहने का मतलब यही है कि समाज में अच्छे लोगों को भी एकता दिखानी चाहिए। बुराई को हराने के लिए अच्छे लोगों को एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है। बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो एक दिन चारों तरफ बुराई का ही बोलबाला हो सकता है। इसलिए बुराई से बचने के लिए सच्चाई का साथ देना चाहिए। थैंक यू। यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।